अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी आर्य रौनक भाई की और वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुई है उसके बारे में है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में और यूसीसी जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड उसके बारे में है। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अरे सच्चा इकबाल सो गया। लेट्स स्टार्ट। वक्फ बिल पास होते ही एक गैंग इतना घबराया हुआ है कि उसे देखकर मेरी हंसी छूट रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड छाती कूट कूट कर कह रहा है कि हमारे साथ जुल्म हो गया है। ओवैसी और अमानतुल्लाह बोल रहे हैं कि हम इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खड़गे साहब तो इस फिक्र में साबुन की टिकिया की तरह घुले जा रहे हैं कि बीजेपी वाले वक्फ की जमीन को अडानी अंबानी को न दे दें। और इन सब के बीच राहुल बाबा का ये सोच सोचकर कलेजा भारी हो रहा है कि वक्फ के बाद बीजेपी की नजर अब कैथोलिक चर्च की जमीन पर है। अब राहुल बाबा ने ये बात बोली तो हमने सोचा थोड़ा चेक कर लें वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कहीं ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला तो नहीं है। लेकिन इसके बाद जब मैंने कुछ आंकड़े देखे तो ऐसा लगा कि भैया यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी की पूरी झाड़ू फंसी हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त पूरे देश में कैथोलिक चर्च के पास 7 करोड़ हेक्टेयर यानी 17 करोड़ एकड़ जमीन है। ये जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा जमीन से भी ज्यादा है। इस जमीन पर चर्च के पास 14,000 से ज्यादा स्कूल, 1,000 से ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 1,800 से ज्यादा अस्पताल, 28 साइंस कॉलेज और 5 इंजीनियरिंग कॉलेज है। इतना ही नहीं, कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास देश के लगभग हर राज्य में प्रॉपर्टी है। कैथोलिक चर्च की गवर्निंग बॉडी CBCI ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के अंडर आती है। अब इसका क्या मतलब है ये बताने की जरूरत है क्या? अब इल्जाम यह है कि चर्च के पास आज जो 17 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन बताई जा रही है, इसमें ज्यादातर जमीन आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत ने चर्च को कौड़ियों के दामों पर दी थी। अब लोग ये बोल रहे हैं कि भैया अगर वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा जमीन का हिसाब हो रहा है तो कैथोलिक चर्च के पास जो जमीन है उसका भी हिसाब हो। ये जमीन उनके पास कैसे आई, कहां से आई, उनकी टोटल आमदनी कितनी है, उस आमदनी का हिसाब कौन रखता है। अब राहुल बाबा का मन यही सब सोचकर भारी हो रहा है। तभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वक्फ के बाद कैथोलिक चर्च पर भी बीजेपी वालों की नजर है। मतलब वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो अब एक खेमा डरा हुआ है कि अब हर चीज का हिसाब होगा। वैसे इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी वालों के पास तो 240 ही सीटें थी, तो बीजेपी हिम्मत नहीं करेगी वक्फ संशोधन एक्ट लाए, लेकिन बीजेपी वो भी ले आई। इसलिए अब ये लोग सोचकर डर गए हैं भैया कि बीजेपी यहीं पर रुकने वाली नहीं है। वो वक्फ बिल के पास होने के बाद किस किस बात को लेकर ये सो कॉल्ड सेक्युलर खेमा डरा हुआ है और ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसे लेकर विपक्ष को बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, उस पर भी हम बात जरूर करेंगे। लेकिन उस बैड ड्रीम से पहले कुछ स्वीट ड्रीम्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी ड्रीम कार या ड्रीम बाइक आप कैसे जीत सकते हो स्मार्टली, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वेल, ये पॉसिबल है प्रोबो ऐप पर। ये एक स्किल गेमिंग ऐप है जहां सिंपल क्वेश्चन के आंसर देकर आप अपनी नॉलेज को अर्निंग में बदल सकते हो। आंसर सिर्फ यस या नो में देना है और जिस कैटेगरी में आप चाहो उसमें दो। जैसे मेरी फेवरेट कैटेगरी क्रिकेट है और उसमें एक क्वेश्चन मैं आज अटेम्प्ट करूंगा कि क्या कल यानी 7 अप्रैल को मुंबई बेंगलुरु के सामने जीतेगी, यस या नो। कल मुंबई वर्सेस बेंगलुरु में कौन ज्यादा सिक्सर मारेगा। मतलब सबसे बड़ी खबर तो यह है दोस्तों कि प्रोबो पर पूरी IPL के दौरान डेली और वीकली कॉन्टेस्ट में बड़े बड़े प्राइजेस जीतने का आपके पास मौका है। डिस्क्रिप्शन में स्पेशल लिंक है, क्लिक करो, डाउनलोड करो, 100 रुपए मुफ्त में मिलेंगे और ढेरों प्राइजेस जीतने का मौका पाओ। वीडियो में आगे आओ। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोदी सरकार ने अब तक जो बड़े फैसले लिए हैं उनमें ज्यादा मुश्किल फैसला कौन सा था? क्या 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाना बड़ा फैसला था, या अभी 2025 में वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट करना हो वो बड़ा फैसला था? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे रौनक भाई ये क्या सवाल है, ऑब्वियसली 370 को हटाना बड़ा फैसला था, वक्फ अमेंडमेंट भी बड़ी बात है मगर उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा नहीं, वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट करना धारा 370 हटाने से भी बड़ा फैसला है। और उसकी सीधी वजह कि 2019 में बीजेपी ने जब 370 हटाया तब वो लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से जीत कर आई थी। वो सरकार चलाने के लिए किसी सहयोगी पर डिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन जून 2024 में जब बीजेपी की 240 सीटें आई तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी अब कोई बड़ा फैसला खुद ले पाएगी। इनफैक्ट कांग्रेस जैसी पार्टियां तो ये उम्मीद लगाकर बैठी थी कि 2-4 महीने में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। बीजेपी सरकार गिरे न गिरे, लेकिन सभी ऑपोजिशन पार्टियों को इतना कॉन्फिडेंस तो था कि मोदी सरकार भूलकर भी वक्फ बिल में अमेंडमेंट लाने की हिम्मत नहीं करेगी। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी की 30-40 सीटें कम आई हैं तो अब तो मोदी सरकार चुपचाप 5 साल निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसा कि भाई मोदी तो मोदी है, वो न सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए बल्कि उसे डंके की चोट पर पास भी करा लिया। कांग्रेस को लग रहा था कि जेडीयू और टीडीपी जैसी बीजेपी की सहयोगी पार्टियां शायद उनकी मदद नहीं करेंगी, लेकिन बीजेपी ने ऐसे पत्ते बिछाए कि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और जगन मोहन रेड्डी तक की पार्टियों ने अपने सांसदों को बोल दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मतलब इन दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों को बोला कि जो ठीक लगे वो करो। दूसरी तरफ जो राहुल बाबा आज वक्फ संशोधन बिल पास होने पर संसद के बाहर इतनी हाय तौबा मचा रहे, उन्होंने और उनकी बहन ने संसद में इस पर भाषण तक नहीं दिया। प्रियंका जी खुद वायनाड से आती है जो एक मुस्लिम बहुल सीट है। अगर ये संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है तो सबसे पहले उन्हें खड़े होकर भाषण देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोली।
आप बताइए, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक चीज को मुसलमानों के लिए बुरा तो मान रहे हैं, लेकिन जहां पर जेन्युइनली बोलने की बारी आई वहां पर आप बोल ही नहीं रहे हो, गायब हो जा रहे हो। इसका मतलब है कि आप डरे हुए हो, और बीजेपी अब आपका ये डर सेंस कर चुकी है। आपको भी पता है जून 2024 का रिजल्ट आए वैसे तो 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस बीच गंगा में बहुत पानी भी बह चुका है। इसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली का भी चुनाव जीत चुकी है। आज बीजेपी को यह पता है कि इस जीत के बाद अब जेडीयू और टीडीपी की भी हिम्मत नहीं है कि वो किसी मुद्दे पर बीजेपी को आंख दिखाए। इसलिए अब बीजेपी सिर्फ वक्त संशोधन बिल पर ही नहीं रुकने वाली, अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेकर आएगी। अभी 2 दिन पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अंचाटे संजीव कुमार ने भी गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं ला रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि देश में यूसीसी लागू होना बहुत जरूरी है, इससे खासकर मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के पास एक मुस्लिम महिला शहनाज बेगम का केस आया था। शहनाज बेगम की मौत के बाद उनके भाइयों और शहनाज के पति के बीच शहनाज की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था। कोर्ट ने कहा कि हिंदू कानून में बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में बराबरी का हक मिलता है, जबकि मुस्लिम कानून में भाई को मुख्य हिस्सेदार माना जाता है और बहन को कम हिस्सा मिलता है। कोर्ट ने कहा कि यह असमानता संविधान के अनुच्छेद 14 के राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आपको बता दें इस केस में तो कोर्ट ने एक इनइक्वालिटी की तरफ इशारा किया है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड न आने के कारण मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं। मुस्लिम कानून के हिसाब से मुस्लिम मर्दों को एक साथ 4 पत्नियां रखने की इजाजत है, जबकि मुस्लिम महिलाओं को यह हक नहीं है। यह जेंडर बेस्ड इक्वालिटी के खिलाफ है। अगर यूसीसी आ जाता है तो मुस्लिम मर्दों से यह हक छिन जाएगा और औरतों को बराबरी का हक मिलेगा। उसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़की की शादी 15 साल की उम्र में भी लीगल मानी जाती है, अगर उस उम्र तक वो प्यूबर्टी तक पहुंच चुकी हो। अगर यूसीसी आता है तो बाकियों की तरह मुस्लिम लड़कियों की शादी भी 18 साल से पहले नहीं हो पाएगी और इस तरह से बाल विवाह को रोका जा सके। इसी तरह इनहेरिटेंस राइट्स का एग्जांपल तो मैंने दिया ही, जिसके बारे में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला है अगर यूसीसी आया तो मुस्लिम लड़कियों को भी पिता की प्रॉपर्टी में मुस्लिम लड़कों के बराबर का ही अधिकार मिलेगा। इसी तरह तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं सिर्फ मेहर तक ही लिमिटेड रह जाती हैं। शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने को कहा था, लेकिन बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव करके उसे लिमिटेड कर दिया गया। अगर यूसीसी आया तो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बाकी महिलाओं की तरह गुजारा भत्ता भी मिल पाएगा। मैंने अभी जो 4-5 एग्जांपल्स दिए उसी से आपको एक क्लियर हो गया होगा कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को जो राइट्स नहीं मिल रहे हैं उसके लिए लाया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कुछ पार्टियों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ बताकर प्रोजेक्ट किया है। अब तक शाबानो के केस में तो हम देख ही चुके हैं कि किस तरह मुस्लिम सोसाइटी के अंदर ही शायद कुछ लोग ही नहीं चाहते कि औरतों को बराबरी का हक मिले। तब ये लोग तो उस बेचारी को सिर्फ गुजारा भत्ता नहीं लेने दे रहे थे, यहां तो औरतों को 4 हक और भी मिल रहे हैं। अब ये बात ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे बताइए। एक तरह से देखा जाए तो ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुस्लिम मर्दों का मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक दिए जाने की प्रॉब्लम है। इस बिल का सरकार का मुसलमानों के खिलाफ होने से कोई लेना देना ही नहीं है। यही बात वक्फ बिल में भी थी, यही बात ट्रिपल इंस्टेंट तलाक को लेकर भी थी। ट्रिपल इंस्टेंट तलाक में भी तो मुस्लिम औरतों को एक साथ तलाक 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 बोलकर डिवोर्स दिए जा रहे थे और वो कुछ नहीं कर पाई थी। वक्फ में भी जो बड़े लेवल पर जो लोग परेशान थे वो आम मुसलमान ही थे, जिनकी जमीनें हड़प ली गई थी। तो समझे मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर रही है, हो ये रहा है कि पिछली सरकारों के टाइम मुसलमानों को खुश करने के लिए, उन्हें अपीज करने के लिए जो फालतू के कानून बना रखे थे उन कानूनों को एक एक करके हटाया जा रहा है। मतलब उन्हें भी हिंदुओं के बराबर का हक दिया जा रहा है। मगर इसे प्रोजेक्ट कैसे किया जा रहा है? जैसे उनके साथ कोई जुल्म हो रहा हो। ये ऐसे ही है, क्रिकेट के एग्जांपल से समझते हैं। मानो आईसीसी ने पाकिस्तान या किसी और क्रिकेट टीम के लिए कोई रूल बना दिया हो कि हर कोई उनके बैट्समैन को अंडर आर्म बॉल ही फेंकेगा, इनके बॉलर 22 गज की बजाय 12 गज से ही बॉल करेंगे, और बाद में जब इनके इस प्रिविलेज को अगर वापस ले लें तो कुछ लोग शोर मचाएंगे कि देखो पाकिस्तानी टीम पर तो जुल्म हो रहा है, प्रिविलेज हटा दिया गया। यूसीसी लाकर मुसलमानों को भी हिंदुओं या किसी के बराबर लाने की जो कोशिश है वो भी मुसलमानों के साथ वैसा ही जुल्म। कुल मिलाकर कहानी ये है कि वक्फ संशोधन बिल पास होने पर एक गैंग ये सोचकर डरा हुआ है कि अगर बीजेपी ने यूसीसी भी हटा दिया तो मुस्लिम महिलाएं खुश न हो जाएं। अगर इससे वो खुश होकर बीजेपी को वोट करने लगेंगी तो फिर ये वोट बैंक भी उनके हाथ से निकल जाएगा। बस यही सोच सोचकर बेचारों का मन भारी हो रहा है और खट्टी डकारें आ रही हैं इनको। वैसे कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि यूसीसी के बाद बीजेपी को पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी लाना चाहिए। बिल वो क्यों जरूरी है उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि वक्फ बिल के बाद ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो बीजेपी को कर देने चाहिए तुरंत। जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, उसको डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि इस पूरे आईपीएल के सीजन बड़े बड़े प्राइजेस जीतने का आपके पास है मौका। मार दो उस पे चौका। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। जी
जी, बिल्कुल जी, वक्फ बोर्ड के हवाले से जो कानून आया है और उस कानून के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी जो है वो की जा रही है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये ढंढोरा पीट रहे हैं कि मुसलमान जो हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और वक्फ बोर्ड की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो छुपाना चाहती हैं। तो ऐसे वो पॉइंट जो छुपाना चाहते हैं, उन सब को शो करवाने में बीजेपी जो है वो पूरी तरह से प्रयासकारी है। ऐसी बड़ी-बड़ी जगह हैं जिनके ऊपर कब्ज़ा करके एक कह लें कि वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है और उनके कब्ज़े से वो चीज़ें छुड़वाने के लिए अगर कानून आया है, तो इसमें क्या गलत हो गया? तो अब उनको ये लग रहा है कि ये जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, हालाँकि आरजे रौनक भाई वाली बात आ जाती है कि ज़्यादती जो हो रही है वो तो आम मुस्लिम लोगों के साथ हो रही है कि उनकी ज़मीनों को हड़प लिया जाता है और बाद में हालात भी इस तरह के बने हुए हैं कि आप किसी दूसरे कोर्ट में जा भी नहीं सकते। आपने जो वक़्फ़ बोर्ड का अपना ज़ाती कोड बनाया हुआ है, उसी में जाके अपील करनी है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। ये तो वो बात होगी कि ईसा का गवाह मूसा, जिसके पास आप जा रहे हैं, उन्हीं ने तो ज़मीन हड़प की है, तो वो कैसे आपको न्याय दिलाएँगे? वो कैसे आपको इंसाफ़ दिला सकते हैं? तो यहाँ पे जो भी कानून अभी यकीन करिए कि बन रहे हैं ना, हम उन कानून को जिस तरह से इन्होंने प्रूफ़ के साथ बताया है, जिस तरह इन्होंने पॉइंट मेंशन किए हैं, यकीन जानिए ये सारे कानून मुसलमानों के हक में हैं। और इस चीज़ का जो लाभ उठा रही हैं, वो दूसरी पार्टियाँ उठा रही हैं और मुसलमानों की सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट बैंकिंग को हड़पने के लिए वो उनका साथ दे रहे हैं और उनको एक किस्म का भड़का रहे हैं कि आप लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है जी, एहतजाज करिए, सड़कों पे निकलिए, अपने हकूक माँगिए। अब यहाँ पे ये जो कानून नया आ रहा है, यूसीसीआई वाला, इसमें ये है कि जितनी भी हिंदुस्तान में औरतें हैं, यूसीसीआई यानी कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के हवाले से वो चीज़ आ रही है। आई नहीं है अभी। हाँ, तो उसमें ये किया जा रहा है कि जितनी भी औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है, उनको डिफेंड किया जाएगा। उसमें सबसे पहले तो वो तलाक वाली बात, वो तो कानून लागू हो चुका है। उसके ऊपर तो लाए-अमल हो चुका है क्योंकि बहुत सारी ऐसी औरतें थी जिनके साथ ज़्यादती हो जाती थी, तलाक को लेकर उनको ब्लैकमेल किया जाता था, उनके जो अधिकार थे वो उनको नहीं मिलते थे और वो खामोशी से ज़ुल्म और सितम जो है वो सहती रहती थी बेचारी, बेबस थीं, कर कुछ सकती नहीं थी। उनके लिए कानून आया वो वाला। अब दूसरा कानून ये आया कि जितना भाइयों का हक है, उतना ही एक बहन को भी हक मिलना चाहिए। मतलब कि बराबरी के जो हकूक हैं, वो हिंदुस्तान में एक औरत को देने जाने के लिए नया कानून आ रहा है, तो इसमें किसका भला है? मुसलमानों का भला है या किसी और का भला है? इसमें ये होने जा रहा है कि यार जिस तरह से हिंदुस्तानी लड़कियों को पूरी तरह से संविधान मिले हैं, पूरी तरह से फैसिलिटीज़ मिली हैं कि जो पास्ट में उनके साथ ज़्यादतियाँ होती थी, वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकती हैं। कानून ही इस तरह के बन गए हैं कि कोई मर्द उनके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। अब मुसलमानों की औरतें जो हैं, उनके लिए भी वही सारा कुछ बनाया जा रहा है, ताकि इनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, वो भी ना हो और इनके अधिकार जो हैं, वो इनको मिलें। मेरे ख़्याल में तो ये बहुत अच्छा कानून जो है बीजेपी लेकर आ रही है और बीजेपी जो अभी काम कर रही है, वो बहुत ग्रेट काम कर रही है। उसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ हो रहा है, वो मुसलमानों को हो रहा है। अगर मुसलमान इन सारी चीज़ों को समझे तो फिर उनको पता चले कि फ़ायदा उनका है या बीजेपी का फ़ायदा है। जी, तो वक्फ बिल तो जो है वो तो पास हो चुका है और अब जो है कैथोलिक चर्च को जो है वो टेंशन लगी हुई है कि उनके पास भी इतनी ज़मीनें हैं और उसका भी हिसाब-किताब होगा और उनके भी जो कोई अधिकार हैं वो भी जाते रहेंगे और जो अपना क्या नाम है उसका राहुल गांधी जो हैं वो कैथोलिक चर्च को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अब कैथोलिक चर्च जो है वो उसका क्या होगा उसके बारे में भी जो है वो आ रही हैं बातें कि उसका भी जो है वो चेक किया जाए उसको भी कि उसमें ये किधर से आई हैं हुँ। सारी ज़मीनें और कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। लेकिन जो उन्होंने बताया कि इतने स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, चलें वो तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन वो बाकी जगह जो है वो किधर यूज़ हो रही है उसका भी होना चाहिए। तो वो तो ज़ाहिर है इंडिया जो है गवर्नमेंट और जो अदालत है वो ही देखेगी। और वक्फ बोर्ड का तो जो है वो काम जो है वो तमाम हो चुका है अब। वैसे वक्फ बोर्ड का यार वही बात कि मुस्लिम ममालिक में इतने इख्तियारात तो नहीं है कि जिस पे चाहें कब्ज़ा कर सकते हैं और इंडिया में जो है वो कुछ ज़्यादा ही जो है उनको इख्तियारात मिले हुए हैं। तो वो तो चलें ठीक हो गया है और वो भी अपनी हदबंदी में रहेंगे। जो दान करेगा भाई वो वक्फ बोर्ड को मिलेगी ज़मीन, वो कौन-सा कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को नहीं मिलेंगी। कागज़ अगर होंगे उनके पास कागज़ वो देगी जो ज़ाहिर है जिसने दान करना है उसने कागज़ भी देने हैं। अब ये तो नहीं है ना कि कह देना कि ये मेरी ज़मीन है ले ले तू। ऐसे तो नहीं होगा ना फिर लिख के दिया जाएगा, कागज़ दिए जाएँगे, उसके डॉक्यूमेंट दिए जाएँगे।
तो वो तो फिर वक्फ बोर्ड की होगी, इसमें क्या है इतना रोना और धोना। और काफी सारे कमेंट भी आ रहे थे जी, वैसी को भी जो है वो मिले हैं, वक्फ बोर्ड ने काफी सारी जमीन दी हुई है, उसके बाद राहुल गांधी को भी दी हुई है। ये कितना यही सच है, इसीलिए तो वो ये कह तो रहे हैं। जाहिर है आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास सबूत है। बहरहाल ये ऐसे कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए तो ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि इन लोगों पे वक्फ बोर्ड जो है वो यूज कर रहा है अपने प्रोपेगेंडे पूरे करने के लिए। जो है वक्फ बोर्ड की जमीन यूज हो रही है, ना कि किसी गरीब इंसान के लिए, किसी गरीब मुस्लिम के लिए ही सही। क्यों नहीं यूज हो रही उधर, उनको क्यों नहीं दी जा रही? अगर वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है तो उनको दान कर दे, उनको दे, उनका भला हो। क्या वो मुस्लिम, अगर मुस्लिम के लिए एक बोर्ड बना हुआ है, तो जब मुस्लिम की ही मदद नहीं करनी, तो फिर क्या फायदा उस बोर्ड का? क्या फायदा फिर उस बोर्ड का? तो ये चीज मुसलमानों को समझनी चाहिए। और वक्फ बोर्ड के मामले में जो भी हुआ है ठीक हुआ है, मैं तो समझता हूँ। और कैथोलिक चर्च जो है, अगर उसका भी ऑडिट हो तो देखें उसका क्या मतलब निकलता है। अगर तो ठीक है, ठीक है, फिर उसके पास रहने दें। अगर वो भी हेरा फेरी कर रहा है या कुछ ऐसे हैं उसके पास भी इख्तियार, तो उसको भी जो है वो कम अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और अभी जो है वो यूसीसी के जो है वो जिक्र हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुल्क का कानून है, तो सबके लिए इक्वल, तो ठीक है, मुल्क के लिए कानून होना चाहिए। वो कोई मुस्लिम मुल्क तो है नहीं है कि वहाँ पे शरिया लॉ लगेगा या शरिया लॉ के मुताबिक जो है वो आपको मिलेगा सारा कुछ। हम्म। तो मुस्लिम मुल्क देख लें, यहाँ पे कौन सा शरिया लॉ लगा हुआ है। तो बहरहाल एक बात है कि शरिया लॉ आपको तो नहीं, मेजॉरिटी जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है, तो वो एक सेकुलर कंट्री है। तो जब एक सेकुलर कंट्री है तो ज़ाहिर है सेकुलर लॉ होगा उसका। तो ये तो नहीं है कि आपके जो है वो एक पक्ष के लिए अलहदा, एक पक्ष के लिए अलहदा। तो बाकी रही बात, जो बात की है कि 3 तलाक, वो मैंने पहले भी बात की थी कि ये 3 तलाक का जो है तलाक है हलाल, लेकिन रब की भी नापसंदीदा है चीज़ ये। क्यों? यहाँ पे जो बंदे हैं वो एक तलाक को जो है एज़ अ टूल इस्तेमाल करते हैं। मर्द हज़रात जो हैं, कुछ भी गलत हो गया, मैं तेनू तलाक दे देनी है, मैं तुझे तलाक दे दूँगा। मतलब एक डरा के, धमका के रखना, इसके लिए नहीं ये वो बनी। वो तो इसलिए तलाक बनी है कि अगर मियाँ-बीवी अलग होना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते साथ, तो फिर वो तलाक दे के अलग हो जाएँ और अपनी दूसरी शादी कर लें दोनों। तो वो तो इसलिए बनी थी। वो ये इसलिए थोड़ी बनी थी कि उसका नाजायज़ फ़ायदा जो है मर्द हज़रात उठाएँ। तो ज़्यादती कौन कर रहा है? मर्द हज़रात कर रहे हैं, जो धमकियाँ देते हैं तलाक के नाम पे। तो उनको जो है वो चलें, उनको रोका गया है, उनको जो है थोड़ा-सा लगाम डली है, जो कि लोग ऐसा करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो बिना वजह ही तलाक, तलाक, शराब पी के आए, कुछ भी गलत हो गया जी, मुँह से निकाल दिया तलाक, चलो जी तलाक होगी। फिर हलाले के पीछे दौड़ते हैं, जो कि एक और जो गलत चीज़ बनाई हुई है एक हमारे माशरे में, कॉन्ट्रैक्ट हलाला, उस पे दौड़ते हैं फिर। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए, और ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए ये कानून जो है मैं कहता हूँ कि फ़ायदेमंद है। जो कि 3 तलाक वाला वो हुआ है, वो उन लोगों के लिए खतरनाक है, जो कि बिना वजह जो है वो डरावे देते थे और अपना उनको जो है वो तंग करते थे अपनी बीवियों को। तो ये चीज़ें जो है उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हुई हैं, तो इसलिए उनको दर्द तो होगा। तो बाकी ये है कि जिसने तलाक नहीं देनी भाई, उसने तलाक देनी भी नहीं। जिसने अलग होना है वो कोर्ट के ज़रिए अलग भी हो जाएगा, बात खत्म। तो इसमें क्या है, इतनी बड़ी बात है। तो बाकी रही बात अपना, जो इन्होंने कहा कि क्या कौन-सा यूसी बिल में था चीज़? हम्म। यूसी ये प्रॉपर्टी की, था प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का था, प्रॉपर्टी की उम्र बात। का था, उम्र चले 18 साल, ज़ाहिर है वो एक हदबंदी है, ठीक है 18 साल, ठीक है। कुछ वो केसेस एक हुए हैं ना पास हाँ, में बिल्कुल, ऐसे। वो ठीक है। वो एक जो है अब मैं यार एक मिसाल देता हूँ, अब जो है वो यहाँ पे मुसलमानों में कज़न मैरिज जो है वो अलाउ है। फ़र्ज़ नहीं है। एक चीज़ होती है कि फ़र्ज़, एक चीज़ होती है अलाउ होना। ये हम लोग नहीं समझते, हम लोग इस चीज़ से बाहर नहीं निकलते। हालाँकि ऐसा नहीं है कि बाहर कोई हमें मना है कि कोई और हमने शादी नहीं करनी। हम्म। वो सिर्फ़ अलाउ है, फ़र्ज़ नहीं है कि आपने अपनी फ़ैमिली में ही करनी है भाई, फ़ैमिली से बाहर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो 2-3 नस्ल के बाद जो है वो इसके असरात नज़र आते हैं, जो कज़न मैरिज होती है। तो वो तो साबित भी हो चुका है। तो ज़रूरी तो नहीं है इस मज़हब में जो है वो, अगर ये अलाउ है तो ये फ़र्ज़ हो गया आपने करनी। इसी तरह 4 शादी का कोई फ़र्ज़ नहीं है, अलाउ है सिर्फ़। या किसी मजबूरी में, किसी और वजह से कर सकते हैं, लेकिन पहली बीवी से पूछ के। हक सबके अदा करने पड़ेंगे फिर आपको। तो यहाँ पे जो है वो हक भी नहीं अदा किए जाते, तो उस हिसाब से भी उन लोगों के लिए जो याशी के लिए सिर्फ़ जो है वो 4 शादियाँ करते हैं,
तो उनके लिए भी एक रुकावट जो है स्वभाव बनेगा, और ये भी ठीक है। और ये भी एक ड्रावा ही होता है कि मैंने दूसरी शादी कर लेनी है, मैंने ये कर लेना है, मैंने वो कर लेना है, फजूल में तो दबा के रखा हुआ है औरतों को। तो वो नहीं होना चाहिए भाई, इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। अगर आपको अलाउ है तो इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। तो अलाउ तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ़र्ज़ है कि 4 ही करनी है। अगर एक के साथ आपका बहुत बेहतरीन गुज़ारा हो रहा है, सब कुछ है, प्यार मोहब्बत है, सब कुछ है, तो कोई दूसरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी इस्लाम में है, तो कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी करने की। वो अलग बात है, हम तीनों ने नहीं की हुई। नहीं एक भी ओए नहीं हमारी तो चलो एक, हमें तो एक भी नहीं, अब एक भी नहीं, नहीं हमने तो एक भी नहीं की। हमें सच ना बोली। नहीं हमने तो एक भी नहीं की, लेकिन लोगों ने 4 जो है वो सोच रहे होते हैं कि 4 कर ले। अब यार ये है, ये ना तेरी कहना जली कि क्या आप चलेगी। लोगों ने एक नहीं की और आप लोग उठ के 4 का ज्ञान दे रही है। नहीं नहीं यही तो मैं ये कह रहा हूँ कह ना, रहे हैं, लोगों ने जिसकी 4 किए, उन्होंने कमेंट्स कर दिए, उन्होंने क्या ना, नहीं मिली ना, नहीं मिली ना, एक नहीं एक बात इसीलिए कर रहा हूँ कि कैसे अगर एक के साथ आपका गुजारा हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तो भाई दूसरी करनी इस्लाम में भी जो है वो जरूरी नहीं है। ये चीज समझनी पड़ेगी, एक के साथ ही गुजारा करें। तो दूसरी एक और चीज जो प्रॉपर्टी में हिस्से की बात हुई है, तो वो भी मैं कह दूं कि जो इस्लाम में है, जो शरीयत में है कि वो मतलब कि एक मर्द को एक हिस्सा तो औरत को आधा हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखना चाहिए कि क्या आधा हिस्सा भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा, आधा हिस्सा तक नहीं मिल रहा किसी को। तो वो आधा हिस्सा भी खा जाते हैं, किस नाम पे जी? भाइयों ने लिखवा ली जी बहनों को। अगर किसी बहन ने मांग ली तो उससे कैसा लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, उसको घर नहीं आने दिया जाएगा शादी के बाद। फिर तो ये चीजें वो फिर जो औरत होती है, जो बहन होती है वो या बेटी होती है, वो जो है इस डर से कि मेरे मायके बांधना हो जाए आना, इसलिए वो लिख देती है भाइयों को वो प्रॉपर्टी। जी वो एक दूसरा एक उताना मारने, जी आपको तो दे ही दे दिया था ना, प्रॉपर्टी में हिस्सा किस चीज का फिर। तो ऐसे केस भी हुए हैं यहाँ पे, तो ज्यादातर यही होता है, लिख देती हैं। हो रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना, लिख देती हैं। तो आधा हिस्सा भी क्या मिल रहा है उनको? नहीं मिल रहा भाई। तो इस्लाम में तो ये है ना कि आधा हिस्सा प्रॉपर्टी का उनको मिले। तो क्या मिलता है? हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं ना, हम क्या देते हैं? नहीं देते। हम उनका हिस्सा, उनका हक मारते हैं, आधा हिस्सा भी नहीं देते। लेकिन इस्लाम ने ये नहीं कहा कि उससे ज्यादा नहीं दे सकते आप, उससे ज्यादा भी आप दे सकते हैं। अगर आप आधा और देना चाहें अपने हिस्से का भी तो दें, जरूर दें। कौन मना कर? इस्लाम में तो नहीं है मना कि आप एक हिस्सा नहीं दे सकते। वो एक हद रखी हुई है कि इससे इतना जरूर देना है, तो वो दें ना, फिर वो भी नहीं देते। तो अगर इंडिया में बिल पास हो रहा है कि औरत और मर्द को जो है बराबर तकसीम होगा, तो इस्लाम इसे रोकता तो नहीं है। ठीक है, दे दें। हम्म इस्लाम तो एक कहा है ना कि आधा हिस्सा औरत का है, तो उससे कम नहीं, उतना मिलना चाहिए उसको। आधा नहीं, तीसरा बोला नहीं, है तीसरा हिस्सा किसका? औरत का। आधा है मर्द से। ओ मर्द से आधे भाई नहीं है। जान, आपने फिर पढ़ा नहीं है। 3 हिस्से होते हैं, मेरी 3 बात में से सुने। 2 मर्द के नहीं हैं, नहीं, 1 औरत का होता है। और नहीं, अब तो वही तो आधा तो ना हुआ ना। अब 3 हिस्से बनते हैं, 3 में से 2 अगर मर्द ओ को भाई मिले- एक मिनट ठहरे, आपको ये मोबाइल मिला, हाँ। ठीक है, औरत को आधा मिलेगा। नहीं ना, आधा नहीं मिल सकता ना, एक हिस्सा ओ बनता है। मम्मा इसका आधा कर दे, 2 हिस्से बन गए, 2 मर्द को आधा नहीं एक ना हिस्सा मिल औरत सकता, को। आधा नहीं मिल सकता ना। अरे नहीं, कानूनी तो समझ तौर नहीं पर। रहा, तो समझ नहीं रहा। ठीक कानूनी है, तौर पर अगर ये 10 चीज़ रुपए है। हैं, ठीक है, 10 मैं रुपए आपको हैं। मिसाल देता हूँ। चलिए, कह रहे हैं ना, ये- मेरी बात तो सुने सुनो, ना सुनो, आप, सुनो। मुझे पता है जो कह रहे हैं आप, और तरीके से कह रहे हैं, मैं और तरीके से कह रहा हूँ। 10 10 रुपए हैं, मर्द को कितने मिलेंगे? 6 मर्द को मिलेंगे, 6.25 रुपए, 3 6.25 मिलेंगे मर्द को, हाँ, 3.25 3.25 मिलेंगे औरत को। औरत को। एक मिसाल दे रहा हूँ, हाँ। ठीक है। हाँ। तो मतलब मर्द से आधा ही मिला ना, मर्द के 2 गुना के बाद आधा मिलता है। चलो जी, और बाद में मर्द से डिस्कस आधा होता है वो। बाद में डिस्कस करते हैं जी इस अगर चीज 2 को। रुपए का मिसाल ले लें, 3 रुपए का हाँ, ले उस लें, तरह से आधा। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अच्छा, बाद में डिस्कस आप करते ये हैं इस चीज को। हिस्सों के हिसाब से बात कर रहे हैं, हाँ, टोटे करके। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि मर्द से आधा। इससे पहले ये इधर उधर निकल जाए। नहीं, तो वो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि मर्द से आधा जो है वो औरत को मिलता है। तो लेकिन क्या वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अगर उससे ऊपर मिल जाएगा तो कोई मना तो नहीं है, नहीं मना तो दे दें भाई, दे दें, अपनी खुशी से दें, बल्कि सारी बेशक अपनी बहनों को, बेटियों को दें। तो ये यूसीसी बिल इतना, मैं नहीं कहता कि ये कोई बड़ा खिलाफ आ गया है जी। ये प्रॉपर्टी में अगर हिस्सा बराबर मिल जाएगा तो बड़ा खिलाफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। बाकी जो है वो वहाँ के मुस्लिम जाने, वहाँ के जो है वो लोग जाने,
वहाँ की अदालत जाने, वहाँ की गवर्नमेंट जाने, क्योंकि मैं तो एक सिर्फ एज अ बात कर रहा हूँ कि अपना हिस्सा मिलने की बात कर रहा हूँ, तो वो जितना मर्जी दें भाई अपनी बहन बेटियों को। क्या मैं सिर्फ इतने बात कर रहा हूँ, क्या आधा मिल रहा है? नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा। बालाजी, ये हमारे अली भाई थे और काफी जो है गुस्से में आ गए थे। नहीं, गुस्से में नहीं। अच्छा, मैं बहरहाल ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो समझ नहीं रहा था, बहरहाल वो ये तरीके से कह रहा था। डिस्कशन आफ्टर वीडियो डिस्कस होगी इनके दरमियान। खैर, बाकी वीडियो अच्छी थी और बहरहाल जी लॉ उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया है, और अब तो हर प्रॉपर्टी जो है अभी चर्च को छेड़ा जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को छेड़ा जा रहा है, और उसमें जो है देखा जा रहा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी और क्या क्या जो है कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने हड़पी हुई है, और किसके जो है कौन खा रहा था अभी तक उसके पैसे, और प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी, वो कागजात किधर हैं, वो सारी चीज़ हर चीज़ जो है इसमें अब, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है उसने बड़ा क्या कहनी डाली हुई थी, अब जो है हत्थे चढ़ गए हैं और इनके और मोदी हुकूमत के, और लेट्स सी वो क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे ख्याल में बेहतर होगा आने वाले वक्त के लिए। और लोग जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं चलो जिनकी कह लें कि दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं या कहीं और कोई चीज़ या बिजनेस या ऐसा कोई चीज़ चल रही है, वो तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन आम नागरिक जो है जैसे वो मेरे ख्याल में किसान थे, रातों रात उनकी ज़मीन जो है हड़प ली गई, और पता नहीं किसान के लिए तो मेरे ख्याल में ज़मीन जो है वो सब कुछ होती है, और वो उसी से कमाता है, खाता है, और वो चल रहा होता है उसके साथ, और उससे वो भी रिसोर्सेज जो है वो छीन लेना और आखिरी उम्मीद जो है ख़त्म कर देना, और वो भी बिना पूछे और बिना हक के जो है गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बनाया हुआ था जिसके थ्रू वो कब्ज़ा कर लेते थे। अब ये चीज़ें मेरे ख्याल में वो कम होंगी। बाकी वो जो लॉ की बात कर रहे हैं वो भाई वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, और बीच में जो लोग मान नहीं रहे वो रिलीजन कॉन्सेप्ट को लेकर इस चीज़ को मान नहीं रहे, और उनको मेरे ख्याल में इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है, और उस चीज़ में वो पोलाइट वे भी नहीं रखते कि जैसे 3 तलाक का है, और कह लें कि शादियों का है। जो एक प्रोग्राम था पाकिस्तानी शो चल रहा था, उसमें बहुत फेमस पीटीवी एक्टर है, ड्रामा एक्टर है, या मुख्तलिफ चैनल पे आते हैं। तैमूर दानिश है मेरे ख्याल में नाम, या दानिश तैमूर है, और उनकी आयज़ा उनकी वाइफ़ है, और इतनी दानिश तैमूर। खूबसूरत जो है वो जोड़ी है। और वो जो उनका हस्बैंड था वो वहाँ पे बैठ के कह रहा था कि ठीक है मैंने इससे शादी की है, लेकिन मुझे इजाज़त है, मुझे इस्लाम ने इजाज़त दी हुई है, मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा, और मतलब वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। सामने बैठ ये के मेरा वाक़ हक है और ये मुझे रोक नहीं रोक सकते। नहीं सकती, और मतलब ये इस तरह के बयानात देख लें, वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो मेंटालिटी बता रहा हूँ लोगों की। नाजायज फायदा उठाते हैं ना वो जिस चीज को अलाउ किया गया है, तो बिल्कुल उस चीज़ के ऊपर वो उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, औरत के उस हुकूक को, ठीक है? उसके माइंडसेट के ऊपर कितना प्रेशर होगा भाई, जो जब उसने बात की। और आयज़ा जो है एक्टर जो है वो बहुत अच्छी है, नो डाउट, और भाई उसने उसका साथ दिया, और इतनी ज़मीन, उनके खूबसूरत बच्चे हैं, एक अच्छी कह लें फैमिली उनकी चल रही है। लेकिन ये बात बड़ा इम्पैक्ट करेगी उनकी शादी के ऊपर। ये बात जो है लोगों ने मैं कहूँ कि मुझे लगा कि नेगेटिव कमेंट्स आएँगे उसके नीचे, लेकिन लोगों ने और वो आयज़ा खान जो है उसका साथ दिया, और तैमूर को क्रिटिसाइज़ किया, क्या बकवासियात कर रहे हो? मतलब तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी खुशहाल ज़िंदगी हाँ, है, वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम उससे मोहब्बत करते हो, तो रीज़न बिहाइंड दिस के तो वही मतलब ना। ये बुलशिट करने की ज़रूरत क्या है तुमको? वो उसके ऊपर हमज़ा अली अब्बासी ने भी बयान दिया। अब ये डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन गया हमारे माशरे में। यही चीज़ कहीं न कहीं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इंडिया में जाएँ, वहाँ पे भी मुस्लिम बसते हैं, और वहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरी तरीके का होगा, क्योंकि सनातन धर्म के लोग और मुस्लिम लोग जो हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, उनमें एकता मौजूद है। लेकिन कहीं न कहीं जब इस तरह की बातें आती हैं, तो भाई वो क्रिटिसिज़्म का शिकार होते हैं, और अपने जो है रिलिजन को थोड़ा सुपीरियर करने के लिए लोग इस तरह की करते हैं कि हाँ, वो तो नॉर्मल वे में हो ना, तो लोग कह लेते हैं कि हमारा हक है। ये तो भाई रिलीजन वे से एक चीज़ जो है वो कहीं न कहीं साबित हो रही है, और उसके ऊपर तो फिर ये कहेंगे कि हाँ, हमें इस्लाम ने कहा हुआ है, और हम जनाब इस्लाम के पैरादार हैं, हम करेंगे। और पीछे देखना नहीं है कि भाई आप बीवी से तंग नहीं है, वो आपको तंग नहीं कर रही, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं एक है। बात है कि मुसलमानों को सिर्फ 4 शादियों वाली क्यों याद रहता है कि हुँ, ये अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने तो भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही हैं जो कि हम कर रहे हैं। ज़ना हम में जो है वो सख्ती से मना है, शराब हम में सख्ती से मना है, झूठ बोलना, फ़रेब, धोखाबाज़ी, नाप-तोल में इंसाफ़, क्या हम कर रहे हैं? बाकी सारे गुनाह कर रहे ये हैं। सब को उल्टा सिर्फ ये हमें 4 शादियों वाला जो है वो क्यों सिर्फ याद रहता है? भाई चस्के। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हर चीज़ जो अपने मकसद के लिए होती है ना, वो उसको एज़ अ टूल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं फिर।
ये इंतहाई घटिया हरकत है। मैं कहूँ कि आपकी बात करनी भी इसके ऊपर कि मतलब आप शादीशुदा हैं और आपकी लाइफ ठीक जा रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, ठीक है? और बिल्कुल कह लें कि मक्खन मलाई की तरह आपकी गुज़र रही है और एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को और लेकिन उसके बाद आप कहें कि मैंने यार ये मैंने देखा है कि शादी करनी है। पाकिस्तान में जो है वो मैक्सिमम लोगों ने एक ही शादी की हुई है। बहुत सारे टिकटॉक पे लोग सराह रहे थे उसको, भाई एक तो कर ली है, बाकी 3 कैसे की हैं? मतलब एज़ अ जोक जो है वो वो तो वैसे मज़ाक उड़ाते हैं ना, लेकिन मैंने देखा है कि आप हमारे गाँव में देख लें, ज़्यादातर लोगों ने एक ही की हुई है। एक ठीक ही है। बड़ी मुश्किल से मिल रही है सबको। एक से तंग है। मतलब उस समय से लोग जो कहते हैं कि बीवी सर पे सवार रहती है, जान जाओ कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, किधर गए थे? तो बंदे जो है वो बंध जाते हैं और मर्द जो है इन अ सीरियस नोट मैं फ़ील करता हूँ उस चीज़ को कि बंध जो किसी के साथ तो या उसको 24/7 जो है रिप्लाई करना या बताना, अब तुम बाहर आ गए हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जब आपकी प्यार-मोहब्बत होती है, बॉन्डिंग मज़बूत होती है, तो फिर आप उस चीज़ के ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। और भाई रिश्ते जब लंबे चल रहे होते हैं तो दोनों में से कोई एक फर्द जो है वो अपने आप अपनी अना और अपनी हर चीज़ को मार के चल रहा होता है, तभी रिलेशन जो है वो चल रहे होते हैं। लेकिन सब कुछ सही चल रहा हो तो आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। इंडिया में बिल्कुल। इन्होंने लॉ जो है इम्प्लीमेंट किए हैं, मेरे ख्याल में बेहतर है आने वाले वक़्त के लिए और गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में एप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई वो कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में कज़िन मैरिज का कुछ खबर आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे वो उन्होंने मेरे ख्याल खत्म में हो मन गया है। वो हाँ, वो खत्म हो चाचा आया गया। कानून। चाचा-ताया के साथ शादी नहीं कर सकते बेटी के साथ, लेकिन वो खत्म हो गया मेरे ख्याल में। और तो मौलवियां नहीं थे कानून लागू होने दिते यार तो मौलवी वो नहीं कर रहे। वो बिल्कुल हर आप ही मेडिकल में सर्च कर लें, लोगों को बता-बता के हम भी थक गए वही हैं कह यार, रहा हूँ ना, 2 जनरेशन के बाद जो है वो मसले पैदा होना शुरू हो मसले जाते पैदा हैं, तो होते हैं। ये सिर्फ़ अलाउ है कज़न के साथ शादी करना, लेकिन यहाँ पे फ़र्ज़ बना लेते हैं उन चीज़ों को। उन्होंने फर्ज़ कर दिए। इन्होंने कहा जी फैमिली के बाहर करेंगे तो पता नहीं कैसी फैमिली होगी, पता नहीं क्या भाई पहले भी होती थी। और ये आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है ना आप में, जो शुगर होगी या मेजर प्रॉब्लम्स होंगी, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं और वो एक वक़्त पे आके 2-3 शादियों के बाद अगर आप कज़न मैरेजेज़ करते हैं, एक ही ख़ानदान में तो वो बीमारी जो है वो ज़ोर पकड़ लेती है। ठीक है? वो जब बीमारी आपको 50 में 40 में हो रही होगी ना आपके बच्चों को, वो जनाब जवानी में वो स्टार्टअप वो जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये इसको हटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए, उसमें गैप लाने के लिए ये कहा गया है कि यार ये कज़न मैरिज जो है ये नहीं होनी चाहिए। बहरहाल वीडियो अच्छी थी डिटेलिंग वीडियो थी और यही हमारा ओपिनियन था इसके ऊपर और बाकी शादी वाली बात के ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ मत कीजिएगा। वो ऐसा जोक था यार। अली भाई ने वैसे कह दिया था कि आप लोगों को 4-4 कर लेते हैं और वो वैसे ही ऐसा जोक कहा था उन्होंने। ठीक है, एक भी नहीं मिली, तीनों कुँवारे बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि भाई एन्जॉय कर रहे हैं और हमें कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ से। जब होनी होगी तो हो जाएगी, लिखा होगा। बहरहाल बिल्कुल। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।